पानी, प्यास और प्राण तीनों का जिस तरह का संबंध है, आज की स्थिति में, आज की परिस्थिति में जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं और जो विसंगतियां हैं, उन तमाम विसंगतियों से जूझते हुए आज पानी की समस्या से हम, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जो है जूझ रही है। पानी की इस विशाल और विकट समस्या से जूझते हुए आज हम इस मोड़ पर आ गए हैं कि हम शुद्ध जल के लिए, शुद्ध पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। और हमारी मन स्थिति जिस तरह से बिगड़ रही कि आखिर हम जाएं तो जाएं, किधर जाएं, क्या करें। आज तमाम इन सब बातों पर विश्लेषण करने के लिए और वैचारिक मंथन चिंतन के लिए हम हैं विश्वविख्यात पानी को लेकर के और अपनी तरह से कार्य करने वाले, पहचान की कोई ज़रूरत नहीं, पहचान के हस्ताक्षर हैं अपने आप में, भाई राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी, आज इतने बरस हो गए, आपकी यात्रा को तो 40-42 साल हो गए, लेकिन इन वर्षों में आपने पानी के लिए जो जंग छेड़ी, तालाबों के लिए जो काम किया, जगह जगह पानी संरक्षण की लेकर के जो काम किया, उन सब में जूझते हुए आज हम किस मोड़ पर पहुंचे हैं और क्या हमारे सामने चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। इस लड़ाई से आखिर हम कैसे लड़ते हुए अपनी चीज में कामयाब हो सकेंगे, अपने मिशन में कब तक कामयाब हो सकेंगे, या क्या हमारे सामने है कि हम कैसे करें कि। देखिए, आज हमारी धरती को बुखार चढ़ गया है और मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। आज भारत के किसान को ये पता नहीं है कि इस साल कैसी बारिश होनी है, कब होनी है। ये ज्ञान ना होने के कारण वो बस धरती का पेट का पानी निकालता जा रहा है और 84% पानी अब वो धरती के पेट से निकाल के खेती पे खर्च कर रहा है। भारत का 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो गया है। आज की तारीख में 365 ज़िले, जबकि बहुत अच्छी बारिश हुई है, फिर भी स्केर्सिटी फेस कर रहे हैं। 190 ज़िले इस साल बाढ़ फेस कर रहे थे। ये जो हमारे हालात हैं, ये बताते हैं कि हमारे देश में अर्जेंसी है या पानी की इमरजेंसी है। सरकारी लोग इसको अर्जेंसी कहते हैं और मैं इसको इमरजेंसी कहता हूँ। देखिए, यदि इस इमरजेंसी में भी हम अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं, फिर भी दुनिया में हमारी स्थिति इतनी ख़राब नहीं है, हम दुनिया से बेहतर हैं। आज पूरा अफ्रीका और सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्रीज बेपानी होकर उजड़ कर यूरोप की तरफ मूव कर रहे हैं और यूरोप के लोग उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहते हैं। अभी भारत के बारे में ऐसा नहीं है। अभी भी भारत वालों को देख के कहते हैं, अरे ये कमाऊ पूत हैं, हमें भी कमाई करके दे के जाएंगे, हमारे घर का मकान का किराया देंगे, हमारे देश को टैक्स देंगे और ये अपने घर भी कुछ ले जाएंगे। तो हम उनके लिए चैलेंज नहीं है। हम अभी भी उनके लिए कमाऊ पूत रहे हैं, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए। तो आखिर हमारी स्थिति आज तक तो नहीं बिगड़ी है, पर ये कितने दिन और नहीं बिगड़ेगी, कब तक नहीं बिगड़ेगी, ये जो सवाल है ये मुझे बहुत चिंतित करता है। मुझे मेरे मन में बहुत चिंता होती है कि हम वो देश जो दुनिया को सिखाने के लायक थे, हम अपने भगवान को ठीक से पहचानते थे। भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नय से नीर, ये जो पंच महाभूत थे, ये हमारे भगवान थे। और जब तक हम इस भगवान को जानते थे, तब तक हम नीर, नारी और नदी का सम्मान करके नारायण बने थे, दुनिया को सिखाने के लायक बने थे। आज नहीं है। तो ये जो हमारी गिरावट आ रही है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये गिरावट बहुत फास्ट है, बहुत तेज है। इसलिए अब आपके जितने भी सवाल हैं, उन सब सवालों का जवाब एक ही है कि जब तक हम इस धरती और प्रकृति को और इन पंच महाभूतों को अपना निर्माता मानकर इनके साथ हमारा ठीक से
समझ नहीं बढ़ेगी, सम्मान नहीं बढ़ेगा, तो हम पानीदार नहीं हो सकते। यानी आप ये पूरी तरह से बात कह रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति और अपने संस्कार की तरफ पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा, अपनी संस्कृति को मानते हुए पंच महाभूत की वो जो पंच शक्ति है उसको फिर से आप जगाने की जरूरत है। वही एक तरीका है कि जब हम उसको, उन पंच महाभूतों को अपना निर्माता मान लेते हैं, तो हमारे अंदर एक चेतना जगती है कि देखो यार, हमें भगवान ने इतनी पानी की बूंदें दी हैं, इनको ठीक से सहेज के रखेंगे और इन्हीं से अपना जीवन चलाना है। तब तो हम भगवान की दी हुई पानी की बूंदों को प्यार और सम्मान से उपयोग करना सीखते हैं। और जब हम इस आधुनिक विकास के, इस लालची विकास के फेरे में पड़ते हैं, तब जो ज़्यादा पानी को बिगाड़ता है, जो ज़्यादा पानी का पोल्यूटर है, जो पानी का ज़्यादा एक्सप्लॉइटर है और जो पानी का बड़ा एनक्रोचर है, वो बड़ा आदमी बन जाता है। तो ये जो पानी का नज़रिया बदला है इस देश में, उस नज़रिए ने इस देश को बेपानी किया है। और केवल बेपानी नहीं किया, हमारी आंखों का पानी सुखा दिया है, हमारा दिल दिमाग सब बेपानी हो गया है। और जब हमारा दिल दिमाग और आंखें बेपानी हो जाती हैं, तब धरती का पानी पानी नहीं रहता, तब वो न पीने के लायक बचता है और न जीने के लायक बचता है। तो आज भारत की स्थिति ये है कि हमने रिवर में सीवर मिला दिया है। सारा गंदा पानी, जहां जिन नदियों में स्वच्छ अविरल निर्मल पानी बहता था, जिस गंगा में विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति वाला जल बहता था, जिस गंगा में 17 तरह के बायोफाज्म थे जो 17 तरह के रोगाणुओं को नष्ट करके हमें हमारे जीवन को स्वस्थ रखते थे, ये कोरोना जैसी बीमारियां यदि ठीक से रिसर्च होती तो उसमें से निकल आता है इसका समाधान। लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है कि हम कौन है और हमारे पास क्या था, हम उसको कैसे ठीक से इस 21वीं शताब्दी में भी संभाल कर रख सकते हैं और कैसे इस देश को दोबारा से पानीदार बना सकते हैं। वही मैं कहने जा रहा था कि ये जो बात है, जो हम पानीदार थे, पानीदार रहे हैं, पानीदार होने की जो हमारी पहचान रही, दूध की जो नदियां बहने के पीछे था कि अमृत जल हमारे पास था, हमारा वही अमृत जल आज विषाक्त हो गया है, विष होकर के हमको मिल रहा है। हमारा पानी बिल्कुल अशुद्ध हो गया है। जो शुद्ध और अशुद्ध की जो बात परिभाषा थी, उसमें बिल्कुल बदलाव होकर के वो पूरी तरह से सामने आके दिख रहा है कि क्या क्या अशुद्ध हो गया है, क्या क्या प्रदूषित हो गया है, क्या क्या विषैला हो गया है। ये सब साक्षात पता चल रहा है और दिख रहा है और हम भोग रहे हैं। तो आप इसी स्थिति में क्या देखिए, ये हम क्यों भोग रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे कष्ट जब भोगते हैं जब विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, तो जिसको हम विकास कहते हैं, इस विकास में सबसे बड़ा है हमारे ज्ञान का विस्थापन। और उस ज्ञान के विस्थापन के कारण हमारे जीवन पद्धति में आई है विकृति, और इस विकृति ने पैदा किया है विनाश, बाढ़ और सुखाड़ का बढ़ना। ये सब विनाश ही है। ये जो विनाश युक्त विकास है, ये हमारी बुद्धि को विपरीत कर रहा है, उल्टे रास्ते पर लेके जा रहा है। भारत के लोग जब तक एक शब्द को जानते थे, उसका नाम था सनातन। सनातन का मतलब होता है सदैव नित्य न्यूतन निर्माण करना, जिसका अंत नहीं होता हो, जो कभी मरता नहीं हो, वो सनातन था। भारत जो है वो सनातन विकास के रास्ते पर चलता था, जिसमें न विस्थापन था, न विकृति थी, न विनाश था। आज क्या हुआ है, और ये जो विनाश की कहानी है ना, ये ज्यादा पुरानी नहीं है, मुश्किल से मुश्किल कोई 90 साल पुरानी है। पिछले 90 सालों में ये विकास का दौर तेज हुआ, ये विनाश का दौर तेज हुआ है। अभी भी हम इस विनाश से बच सकते हैं यदि हम इस प्रकृति के साथ अपने लेने और देने के रिश्ते संतुलित करें, और हम ये सोचने की कोशिश करें कि बादल जो हमारे लिए लेके आए हैं वो हमारे जीवन के लिए लेके आए हैं। उसको हम गंदे पानी में ना मलने दें, उस पानी को हम ठीक से समझकर, सहेज कर, कम पानी में ज़्यादा उत्पादन कैसे कर सके, और
अच्छे पानी में गंदा पानी ना मिलने दे। यार इस देश में कुंभ था, कुंभ होता ही ये था कि अमृत और जहर दोनों को अलग अलग रखना। अमृत माने अच्छाई और जहर माने बुराई। अच्छाई और बुराई को अलग अलग रखने का हमारे देश में चलन था और उसी का हम अच्छी बुराई का मंथन करते थे और उसमें से निकाल के अलग करते तो दुनिया के बाहर के देशों से भी लोग जुड़ते रहे हैं। बाहर के देशों से जैसे कि सवाल आ रहे हैं, बाहर के देशों से तमाम सवाल कर रहे हैं, दूसरे देशों में भी जो सवाल उठते हैं उस तरह के सवालों में कुमार श्री जी हमारे यहाँ वो भी एक सवाल उठा रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है, आप क्या कह रहे हैं कुमार जी? What are the resources of clean drinking water? I am talking about drinking water that have dried up in last 50 years. For the source of the drinking water in India, the mostly on the rainwater. The rainwater we conserve in the tanks, ponds and lakes and rivers, but today we are not conserving the rainwater. Our rainwater like flood and going in the sea. I am speaking in last 30 years so many times. If we can make the flow slow, so we conserve the rains and create a source of drinking water in every village, in every city. But now we are just thinking about the source is a pipeline water, and pipeline water giving the water from big dams. So first we are creating big dams on the river like Ganga, we create the Tehri. So the Ganga now is dry. Now the Ganga admit in ICU and the disease is cardiac disease. And what we are doing? The dental doctor doing the treatment of my mother Ganga, and they are putting the jabda, dental jabda, and my mother is the real sick from the cardiac disease. So this drinking water, the drinking water for Delhi, we are thinking from Tehri Dam. The drinking water for Mumbai, we are thinking from more than 120 kilometers far away, the 3 dam on the rivers, the different rivers. So if we are thinking about the drinking water on the rivers water, and we are taking in a pipeline in a long journey, so this is the crisis in future we are creating. And who failed us? I can say the government, because this is the responsibility of the government. The government, in the democracy, the vision come from the leaders, and the leaders can say this is the water is a common property, and we can involve and we can manage for everyone. But no, my leaders say we can give the water to you, you give the just boat to me. So if we are giving the water for the vote, so if we are giving the water only for vote, so we are not giving the vision of the future. So my dear friend, I can say if we can fix the responsibility of this crisis, the crisis created by the leaders not give the vision of the voter, and the voter for everyone. This is not for only for you and me. The water for tree, water for rivers, water for lakes, water for ponds, and water for the every life. This is not the ownership of the humankind. The equal right on water for humanity and for nature and rivers. So if we not give the right to the river and right to the nature and right to the humanity, so we are really doing disaster. And what kind of crisis will be there in future if we don't put things in order? The crisis is today, the last year more than 50,000 crores private business, the bottled water business in this country. So in future,
the only private company provide the drinking water for this big people, and this big people not have the money purchase the water. So the lot of people without water and with dirty water, they are dying. So this is the future. This is the bad future of India. Now, mostly till today, every year the millions children and people die without safe water. So if we not have the safe water, so people is dying. So our future is really, really very bad if we are not conserving water, if we are not provide with the one hand conserving water, and we create a atmosphere for disciplined use of water. So if we are not creating a atmosphere for the disciplined use of water, so this is a real crisis of water of my country. You know, the Holy Ganga, this is the real birth of this country, the cultural, spiritual, and nobody bother. The one young girls, she is doing fast now more than 80 days, but nobody bother. And if the young girls from Sweden, Greta Thunberg, so the all assembly of the General Assembly and the Parliament of the European Union Parliament and the Parliament of the Sweden, they are listening seriously. The angerness of the threat, everybody taking positively. But if Padmavati is doing fast in last more than 80 days continuously, nobody listening. The police take her and admit in the All India Medical Institute. So this is the scenario. So what we are saying, my dear, this is not a safe future. Have you given any proposal to government or any agencies regarding the clean drinking water? In last 30 years, what I am doing before, I rejuvenate the 9 small rivers in the basin of Ganga. I am not just speaking. What I am speaking, I am doing first. Yes, correct. I make a small 9 small river rejuvenate and perennial in my area. So after that I say the Ganga need a clean continuous flow. If we are really bothered from continuous flow, we stop the all dam on Ganga. We don't need a single dam on Ganga. The Ganga want a continuous clean flow. So if the government is not listening that, so now the 4 dams, the 2 in the territory, 2 in tributary of Alaknanda and 2 on the tributary of Mandakini. So the 4 dams. Before the last government stopped the 3 dams on Bhagirathi, and just the simple demand of the Padmavati, you stop 4 dams on 2 on Mandakini and 2 on Alaknanda. And that is very simple. They are not very complicated case. But this government giving the slogan of development, this greedy development, I know very attractive, but very destructive. So destructive development creating a confusion in the young people. Like Padmavati is not everyone. Padmavati really bother about our common future. She say, if I am going from this planet, nothing lose this planet. If my mother Ganga die, so we lose everything. So I am doing this fast for Ganga, for mother. So you don't bother me, you bother only Ganga.
So she gives the very clear-cut demand, and her demand only the demand of Professor G.D. Agrawal. The Professor G.D. Agrawal, then he dedicated his life 111 days fast, continuous fast. Nobody listening him, and he dedicated his life. He is the scientist, great scientist of this world and this country. He is the first founder secretary of the Central Pollution Control Board. He dedicated his life. सच में चले गए. So if the government is not paying any attention, what is the way out? The India is a dedicated and committed country. I believe if this government not listening them, this voice of the Indian people, this is not die. Yes, the Padmavati or Atmabodhanand ji is facing really, they are fighting really life between life for this country, life and death for this country. I don't know what is our future, but I know this country is not the pupil of die. The people is really, they have some great vision of the future. I know आज कोई नहीं सुन रहा है तो कल कोई ना कोई सुनेगा, ये देश सुनेगा. यदि G.D. अग्रवाल जब गए तब हमें ये कल्पना नहीं थी कि पद्मावती अपनी लाइफ को डेडिकेट करेगी प्रोफेसर G.D. अग्रवाल की डिमांड के लिए. वी डोंट नो, नोबडी नो. We don't know Swami Atmabodhanand ji, young man. He gave the life. He do fast for more than 194 days before for Professor G.D. Agrawal and sons. So मुझे इस देश पर बहुत भरोसा है. मैं जिस काम में भरोसा करता हूँ, जो काम मैंने सीखा है अपनी जिंदगी में, मैंने सीखा है कि हम धरती और प्रकृति को सम्मान से, प्यार से सहेज कर चले और उसकी चेतना जगाने का काम मैं कर रहा हूँ. G.D. अग्रवाल के जाने के बाद मैं एक दिन घर नहीं बैठा, एक दिन अपनी संस्था में नहीं बैठा. मेरा जिसमें विश्वास है मैं उस काम को कर रहा हूँ. मेरे पास ये अनुभव है कि हम इस धरती की नदियों को दोबारा से पुनर्जीवित कर सकते हैं, हम गंगा को बचा सकते हैं, गंगा के फ्लो को बढ़ा सकते हैं. उसकी चेतना जगाने का काम मैं कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ और जब तक मेरे प्राण है मैं करता रहूँगा. यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि चरैवेति का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आत्मसात करके नहीं, उसी पे जीते हुए निरंतर इसी पथ पर आप आगे बढ़ चले हैं. और आज अगर ये देखा जाए कि जब ये तो एक आप जैसा जुझारू व्यक्ति है जो लेकर के पूरी राष्ट्र की जो चेतना को लेकर के इस तरह से आगे बढ़ रहा है, राष्ट्रीय चेतना को जगाने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहा है. लेकिन आज घर घर में अजब स्थिति ये हो गई, हम शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं, हम पीने के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं. हमारी स्थिति ये हो गई, हम शुद्ध जल कैसे पिए? हमको कहीं ना कहीं घूम डाल करके आरओ वाटर के सहारे जाना पड़ता है, फिल्टर वाटर हम ढूंढते हैं. तो हम पानी को लेकर करें तो क्या करें? हम सबको मिलकर क्या करें? क्या आरओ वाटर से हम जब तक जी रहे हैं इसके बाद फिर क्या करेंगे हम? देखिए, आरओ वाटर बहुत खतरनाक वाटर है. ये जो हमारे मानवीय शरीर के लिए जो जरूरी मिनरल्स हैं उनको भी अलग कर देता है, उनको भी निकाल देता है. तो आरओ वाटर से कोई हम स्वस्थ रहते हो ऐसा नहीं है. हमें यदि स्वस्थ रहना है और इस देश को स्वस्थ रहना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास सबसे बड़ा क्वांटम ऑफ वाटर कहाँ से आता है. वो तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, यहाँ से उठकर आने वाले बादल, जिसको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ H2O गैस और हिंदी में मैं उनको बादल कहता हूँ. और एक और नया शब्द मैंने उनको दिया है, ब्लू हीट. वो ब्लू हीट है, नीली गर्मी. वो जो नीली गर्मी है वो हमारे जीवन के लिए पानी देती है. वो लेकिन देती है जब वो हरी गर्मी से मिलती है. अकेली नीली गर्मी हमें पानी नहीं दे सकती. जब तक वो हरी गर्मी से नहीं मिलती
तब तक नीली गर्मी पानी में नहीं बदलती। मैं आपको एक उदाहरण, मेरा अभी एक बहुत सीनियर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का साइंटिस्ट मुझे बता रहा था बिहार का, कि राजेंद्र भाई जब हम बच्चे थे तब गर्मी के दिनों में हमारे सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर कुएं पर लाव से पानी निकाल के गांव में पानी छिड़कते थे और हम बच्चों के कपड़े निकाल देते थे, और हम बच्चों के कपड़े निकाल कर हाँ, और वो पानी छिड़कते थे और कहते थे बादल आ जाओ बरसो अब मेरे गांव में, बादल आ जाओ और बरसो मेरे गांव में। उससे मेरी बात और कंफर्म हुई कि जब हम माइक्रो फॉर्मेशन करते हैं मॉइस्चर का, ह्यूमिडिटी का, तब मैक्रो क्लाउड्स आके आकर्षित होकर और उससे मिलकर बरसते हैं। ये कॉमन सेंस की साइंस है। दिस इज द साइंस ऑफ दिस सेंस। इसमें जोड़ दूं मैं थोड़ा सा। हाँ। बहुत बढ़िया बात बताई कि जो बताया बच्चों की बात में, आज भी उत्तर प्रदेश के गांवों में, अधिकांश गांवों में ये है चलन। हाँ। कि बच्चे जो है मांगते हैं कि पानी दो बादल पानी दो, पानी को मांग करते हैं और गांव-गांव घूमते हैं। पानी उनके ऊपर घरों से डाला जाता है, जो पानी उनके ऊपर डालो तो इसी बहाने ही बड़े घर के पानी को उनके ऊपर डाल देते हैं। हाँ, प्रतीकात्मक होता था, लेकिन इसके पीछे जो है उनकी जो है उसको जागृत करने की, उस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और प्रार्थना करने के लिए जो हमने लिया है तुमको हम देने की तैयारी कर रहे हैं। देने की तैयारी, बिल्कुल। कृपा करो। तो कहीं ना कहीं घूमटाल के वही यार पंच महाभूत को मनाने की बात आ गई। बिल्कुल। तो ये जो जिन पंच महाभूतों को मैं भगवान कह रहा था और जिनको मैं स्मरण दिलाने की कोशिश कर रहा था कि भारत क्यों नीर, नारी और नदी का सम्मान करके नारायण बना था, दुनिया का सिखाने के लायक बना था, वो जो चलन है, वो चलन हमारे साइंस विद सेंस है। वो कैलकुलेटिव साइंस नहीं है, वो इक्वेटिव साइंस नहीं है, वो साइंस है विद सेंस, जिसको हम इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम कहते हैं, इंडियन विजडम कहते हैं। वो विजडम है जो अनुभव से सीख कर हमें अनुभूत करती है अपने जीवन को आगे लेके जाने के लिए। जो विनोद मिश्र जी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब ये है कि अभी भी हम लोग भारत को पानीदार बनाने की समझ और क्षमताएं रखते हैं। और यदि इस सरकार ने नहीं सुना, आपका सवाल, यदि इस सरकार ने नहीं सुना तो सृष्टि, प्रकृति, कुदरत सरकार को सुना देगी, जवाब देगी। और हम लोग जो है ना, वो जल्दी से इतिहास बदलने वाले लोग नहीं हैं। हम तो भूगोल बदलने का काम करते हैं, और भूगोल बदलने का काम तो धीरज से होता है, संयम से होता है। तो हमारे जीवन में तो समर्पण और संयम है। उस संयम से हम जो कुछ हमसे होता है वो करते चलते हैं, और हम जानते हैं यही एक तरीका है धरती का भूगोल बदल के, इस धरती पर जो ये धरती को बुखार चढ़ा है और मौसम का मिजाज बिगड़ा है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हमने वो ठीक करके कह रहे हैं। हमने इस धरती पर 10,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जहां बादल आते थे और बिना बरसे रूठ कर चले जाते थे, अब वहां बादल आते हैं, बरसते हैं, वो रूठते नहीं हैं और हमारे खेतों में बरसते हैं, तो हमारे कुएं में पानी आता है। और जब हमारे कुएं में पानी आता है तो हमारे गांव के जवान लड़के शहर से वापस अपनी ज़मीन पर खेती करने के लिए तैयार होते हैं। और जब वो अपनी ज़मीन पर खेती करने लगते हैं तो हरियाली आती है, और हरियाली एटमॉस्फेयर में से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करके दोबारा इस सृष्टि के सनातन सृजन का काम करती है। और हरितिमा को जो है बस, और वो जो हरियाली है, वो जो पानी है, वही हमारी खुशहाली बनती है। इसलिए इस सृष्टि के सृजन की प्रक्रिया हमारा प्रकृति को प्यार और सम्मान है, और इस प्रकृति को प्यार और सम्मान से ही हम दोबारा एक सनातन सृजन की प्रक्रिया चला सकते हैं। राजेंद्र जी, में एक बात और आती है, तमाम आम जनों से भी मैं चाहता हूँ कि कुछ अपील करिए कि उठो, जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बोधत, उठो, जागो और पानी के लिए इस लड़ाई में, इस मुहिम में जुड़ जाओ और खड़े हो और आगे बढ़ो, पंच महाभूत को मनाओ। मैं तो इसमें विश्वास करता हूँ, आपके इस कथन में, आपके इस वचन में मैं तो हृदय से विश्वास करता हूँ। इसलिए
आपने देखा होगा, मैंने किसी सरकार और किसी उद्योगपति से पैसा लेकर काम नहीं किया। जो 11,800 बांझोड़ बनाए वो तो उसी के बलबूते पर बने और उन्हीं की शक्ति से वो काम हुआ। इसलिए मैं तो आज भी यही कहता हूँ कि भारत को यदि दोबारा से जगत गुरु बनना है, अपने रास्ते पर आना है, तो फिर सबको खड़ा होना होगा और सबको प्रकृति का प्यार करके प्रकृति का सम्मान करना होगा। जब हमारे मन में कुदरत का सम्मान आता है, प्रकृति का प्यार आता है, तो कुदरत हमें प्यार करने लगती है और उसकी जो एंगरनेस है, उसका जो क्रोध है, वो कहीं दूर चला जाता है। बस फिर हमारे चारों तरफ आनंद और खुशहाली आती है। जो प्रकृति को प्यार करता है उसके जीवन का आनंद कभी कम नहीं होता। ये जो आनंद है, इस आनंद को लाना है और धरती पर खुशहाली लानी है और सबको अपने जीवन में एक बार फिर पानीदार बनना है और फिर देश को दोबारा से दुनिया का गुरु बनना है। हम बात कर रहे थे विश्वविख्यात पानी की मुहिम से जुड़े एक चेतना को जगाने वाले जागरूक पहरुए के रूप में मैं उनको मानता हूं कि राजेंद्र सिंह जी से। और राजेंद्र सिंह जी ने पंच महाभूत के आवाहन के साथ पूरी चेतना को जगाने का जो काम किया है वो अपने आप में अद्भुत है। वो उनकी संकल्प, साधना और इच्छा शक्ति है जो कहीं न कहीं किसी मोड़ पर पहुंच करके हमें उस कामयाबी के बिल्कुल मुहाने तक पहुंचाएगी और हम कामयाब होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।